नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आधुनिकीकरण के सामान्य अर्थ का अध्ययन कर लिया था। आधुनिकीकरण की व्यापक प्रक्रिया में ही राजनीतिक आधुनिकीकरण उसका एक महत्वपूर्ण आयाम है। राजनीतिक आधुनिकीकरण का अंतिम परिणाम समस्त सामाजिक मूल्यों के पुनर्वितरण और पुनर्निर्माण में होता है, जिसका अर्थ यह है कि राजनीति जिसका कार्य मूल्यों का पुनर्वितरण है, अर्थात जो कुछ भी दिया जाना है वो समस्त समाज के नागरिकों में उसका समान वितरण होना चाहिए। इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था ऐसी महत्वपूर्ण व्यवस्था के रूप में पुनर्निर्मित की जाती है जिसमें सभी प्रकार के परंपरागत व्यवस्थाओं का अंत होकर के और नवीन व्यवस्थाओं का प्रारंभ होता है। कोलमैन के अनुसार आधुनिकीकरण का राजनीतिक पक्ष संक्रांतिकालीन समाजों में राजनीतिक व्यवस्था में होने वाली संरचनात्मक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनों का समुच्चय है। इसका अर्थ यह है कि संक्रांतिकालीन समाज अर्थात वे समाज जो कि परंपरागत के अपने जो विशेषताएं हैं उनका त्याग करके नवीन अथवा आधुनिक विशेषताओं का ग्रहण कर रहे हैं और इसलिए उनकी विभिन्न संरचनाओं में और उनकी जो विभिन्न गतिविधियां हैं, चाहे वे सांस्कृतिक परिवर्तन हैं, चाहे वो सामाजिक परिवर्तन हैं, उन सब में सामूहिक रूप से एक साथ परिवर्तन होते हैं। कोलमैन लिखता है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण ऐसे संस्थागत ढांचे का विकास है जो पर्याप्त लचीला और इतना शक्तिशाली हो कि उसमें उठने वाली मांगों का मुकाबला कर सके। यहाँ पर पिछले जो पंक्ति में हमने देखा है कि राजनीतिक परिवर्तन संक्रांतिकालीन समाजों में होने वाले सभी परिवर्तनों से संबंधित है। तो जब किसी समाज में ऐसे परिवर्तन होते हैं तो उन परिवर्तनों को सहन करने के लिए परिवर्तनों के कारण जो एक साथ नई राजनीतिक व्यवस्था में अनगिनत मांगें उठेंगी, उन मांगों का मुकाबला करने के लिए उसका ढांचा इतना शक्तिशाली हो कि वह नई मांगों का मुकाबला करके भी स्वयं को जीवित रह सकें। इसलिए राजनीतिक आधुनिकीकरण इस प्रकार का स्वयं की राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करने से संबंधित है जो नई चुनौतियों का मुकाबला कर सके। एजेंस्टेट के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण के अंतर्गत व्यक्ति कार्य अथवा भूमिकाओं का विभिन्नीकरण, शासन का केंद्रीकरण अथवा एकीकरण, राजनीतिक संगठनों की गतिविधियों का विस्तार तथा समाज के अंतर्निहित शक्ति का अधिकाधिक समूहों तक फैलाव होता है। अर्थात आइजनस्टाट राजनीतिक आधुनिकीकरण में मुख्यतः 4 बातों को सम्मिलित करता है, जिसमें व्यक्ति की भूमिकाओं का विभिन्नीकरण अर्थात अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग प्रकार के व्यक्ति कार्य करेंगे, शासन का केंद्रीकरण, राजनीतिक संगठनों की गतिविधियां समाज तक विस्तृत हो जाती हैं और समाज के अंतर्निहित शक्ति का जो विकेंद्रीकरण है वो होने लगता है। इन परिभाषाओं के आधार पर राजनीतिक आधुनिकीकरण की निम्न विशेषताओं को समझा जा सकता है। पहला है राज्य में बढ़ता हुआ शक्ति केंद्रण तथा सत्ता के परंपरागत स्रोतों का शक्तिहीन होना। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि सत्ता के परंपरागत जो स्रोत पहले थे, जैसे राजा है, कबीला है, जातियां हैं, धार्मिक नेता है, इन सब से शक्ति छीन करके और शक्ति राज्य की औपचारिक सत्ता में केंद्रित होने लगती है।
अर्थात संविधान और उसके अंतर्गत बनी हुई जो संरचनाएं हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन संरचनाओं में शक्ति का केंद्रीकरण होने लगता है और परंपरागत शक्ति के जो स्रोत हैं वो क्षीण होने लगते हैं। दूसरा है कि राजनीतिक संस्थाएं विभिन्नीकरण को प्राप्त करने लगती हैं और विशेषीकरण होता है। यहाँ पर विभिन्नीकरण का तात्पर्य है किसी एक कार्य को करने के लिए कोई एक विशेष संस्था होगी और उस कार्य को करने में दक्ष उसमें विशेषज्ञ होंगे, जिसका सीधा सा अर्थ यह है कि न्याय का कार्य और कानून बनाने का कार्य और कानूनों को लागू करने का कार्य, ये तीन भिन्न भिन्न कार्य हैं जिन्हें करने के लिए भिन्न भिन्न योग्यताओं वाले व्यक्तियों की आवश्यकताएं होती हैं। तो अपने विशेष दक्षता प्राप्त व्यक्तियों को ही अलग अलग कार्य करना चाहिए और राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में यह बात होती है। राजनीति में जनता की बढ़ी हुई सहभागिता होती है, अर्थात जनता राजनीति के कार्यों में रुचि लेने लगती है और व्यक्तियों का संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था से अधिकाधिक संज्ञान और अभिज्ञान होता है। अब सहभागिता का तात्पर्य ये है कि यह सहभागिता उत्तरदायित्वपूर्ण होनी चाहिए। नए परंपरागत समाजों से जब नए आधुनिकीकरण होता है तो जनता की रुचि एक साथ राजनीतिक व्यवस्था में बढ़ने लगती है, किंतु यदि यह रुचि उत्तरदायित्वपूर्ण नहीं होगी तो वो राजनीतिक व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है। और यही कारण है कि जो नए नए स्वतंत्र हुए समाज हैं, जहाँ पर राजनीति के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया अभी प्रारंभ ही हुई है, उन समाजों में जनता की उत्तरदायित्वपूर्णता के अभाव के कारण राजनीतिक व्यवस्था में एक साथ इतने लोगों के आने से अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है और वो व्यवस्था टूट जाती है। बिना उत्तरदायित्व के विभिन्न आंदोलन करना, हिंसात्मक प्रदर्शन करना, विभिन्न कार्यवाहियाँ करना, यह जनता के बढ़े हुए सहभागिता का सूचक है, किंतु उत्तरदायित्व के अभाव का भी सूचक है। अगला है राज्य या केंद्र का समाज में अधिकाधिक प्रवेशन, अर्थात यहाँ पर केंद्र अर्थात राजनीतिक व्यवस्था या सरकार और समाज अर्थात दूर रहने वाले निचली श्रेणी के व्यक्ति, इन दोनों के मध्य आपस में एक बढ़ी हुई अंतःक्रिया होने लगती है। ये जो बिंदु है और केंद्र और परिधि की बढ़ी हुई अंतःक्रिया, ये दोनों मुख्यतः एक ही बात को इंगित करने वाली बात है कि केंद्र का समाज में प्रवेशन का तात्पर्य ही ये है कि राजनीतिक व्यवस्था में जो व्यक्ति हैं, वहाँ तक जो पहुँच है वो समाज के प्रत्येक व्यक्ति की होने लगती है। यदि नई नई व्यवस्था में यदि लोकतंत्र को अपना लिया गया है और लोकतंत्र के कारण यदि वयस्क मताधिकार यदि दे दिया गया है, तो उस वयस्क मताधिकार के कारण गांव का एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी वोट का अधिकार प्राप्त करता है। वो उम्मीदवारी का दावा कर सकता है किसी पद के लिए और उसे राज्य के द्वारा बहुत सी सुविधाएं प्रदान की जाती है। इस प्रकार राज्य यह कोशिश करता है कि उसकी पहुंच प्रत्येक उस व्यक्ति से हो जो कि उस राजनीतिक समाज का एक हिस्सा है। और केंद्र और परिधि की बढ़ी हुई अंतःक्रिया, अर्थात केंद्र का अर्थ है राजनीतिक व्यवस्था और परिधि का अर्थ है समाज, इन दोनों की अंतःक्रिया विभिन्न उपकरणों के माध्यम से बढ़ने लगती है। ये चाहे तो नियमित होने वाले लोकतांत्रिक चुनाव हो सकते हैं या ये अन्य प्रकार की वितरण व्यवस्थाएं हो सकती हैं जिनके कारण से राज्य अपने अधिकारियों के माध्यम से समाज के पास पहुंचता है और समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बार बार राज्य से संपर्क करता है। और अंतिम है व्यापक आधार वाली नौकरशाही।
परंपरागत समाजों में जो नौकरशाही थी वो सीमित आधार वाली थी, जिसका अर्थ यह है कि परंपरागत समाज में केवल उच्च वर्ग के कुछ लोग ही, जो कि राजनीतिक व्यवस्था के नेताओं के पसंदीदा व्यक्ति होते थे, केवल उन्हीं को ही नौकरशाही में अवसर प्रदान किए जाते थे। किंतु व्यापक आधार वाली नौकरशाही का तात्पर्य ये है कि समाज के, राज्य के चूंकि कार्य बहुत अधिक बढ़ जाते हैं और इन बढ़े हुए दायित्वों को पूरा करने के लिए अधिक अधिकारियों की आवश्यकता होती है, जो कि समाज के सभी वर्गों से उनकी भर्ती की जाती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि व्यापक आधार वाली नौकरशाही में समाज के सामान्य वर्ग से भी भर्ती की जा रही है। ये जो निशान देख रहे हैं हम, एरो के निशान जो देख रहे हैं, समाज के सामान्य वर्ग से, मध्यम वर्ग से और समृद्ध वर्ग से, सभी वर्गों से नौकरशाही में भर्ती हो रही है। जबकि परंपरागत जो राजनीतिक समाज होता है उसमें केवल ऊपर के आधारों से ही भर्ती होती है। तो इस तरह से संक्षेप में यदि राजनीतिक आधुनिकीकरण के लक्षणों की बात करें तो उसमें 3 महत्वपूर्ण बातों को हम चिन्हित कर सकते हैं। एक तो सत्ता विवेकपूर्ण होती है। राजनीतिक आधुनिकीकरण का लक्ष्य ही ये है कि आलोचनात्मक विवेक की प्रधानता हो जाती है। तो विवेकपूर्ण सत्ता, विभेदीकृत राजनीतिक संरचनाएं और राजनीतिक सहभागिता, जनता की सहभागिता और विशिष्ट राजनीतिक संरचनाएं। अब है राजनीतिक आधुनिकीकरण को प्रभावित करने वाले तत्व। राजनीतिक आधुनिकीकरण को वैसे तो अनेक तत्व प्रभावित करते हैं। प्रभावित करने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में या तो वे बाधा डालेंगे या उस प्रक्रिया की गति को तेज भी कर सकते हैं। लेकिन इन तत्वों में कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं जिनका अध्ययन हम कर सकते हैं। पहला है परंपरागत राजनीतिक संरचना और संस्कृति। परंपरागत राजनीतिक संरचनाएं राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में अधिकांशतः बाधा उत्पन्न करने वाली होती हैं। इसका कारण ये है कि जब आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो इन परंपरागत शक्ति के स्रोतों से शक्ति इनके हाथ से निकलेगी। जैसे कबीलाई संस्कृति है तो कबीले हैं, धार्मिक नेता हैं, जातीय नेता हैं, विभिन्न जमींदार हैं, जागीरदार हैं। इनके हाथों से जब शक्ति निकलने लगती है तो वे अपनी शक्ति को अपने पास ही रखने के लिए इस प्रकार की कोशिशें करते हैं कि एक प्रकार का संघर्ष उत्पन्न हो सकता है नई राजनीतिक व्यवस्था के विरुद्ध। और जितना नई राजनीतिक व्यवस्था में ये इतनी शक्ति होगी कि इन परंपरागत राजनीतिक संरचनाओं से वो निपट सके, उतना ही आधुनिकीकरण की आधुनिकीकरण को धकेलने वाली ऐतिहासिक काल नियति, जिसका तात्पर्य ये है कि इतिहास में यदि समय से पहले आधुनिकीकरण अगर आ गया है तो वो आधुनिकीकरण जो है वो सफल नहीं होगा। और यदि सही समय पर यदि राजनीतिक नेताओं ने किसी अच्छे काम को शुरू कर दिया है तो वो ऐसा करने में सफल हो जाएंगे। इसलिए समय का भी एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे भारत में इंदिरा गांधी ने यदि जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण और राजाओं का जो प्रिवी पर्स खत्म किया था 1971 में किया था, अब 1971-72 में करने की बजाय यदि वो 1952 में ही किया हुआ होता तो वह कार्य सफल नहीं हो सकता था। इसलिए यदि समाज की सामान्य संस्कृति यदि बदल गई है और उसके पश्चात सही समय देख करके आधुनिकीकरण यदि किया जाएगा तो वो सफल होगा, अन्यथा असफल होगा। राजनीतिक नेतृत्व की प्रकृति, अर्थात राजनीतिक नेतृत्व की स्वयं की मंशा क्या है। जैसे भारत में जवाहरलाल नेहरू का जो पूरा उन्मुखीकरण था वो आधुनिकीकरण के पक्ष में था। तो उन्होंने औद्योगिकरण और धर्मनिरपेक्ष वातावरण का निर्माण करना, ये सारे कार्य उनकी रुचि के कार्य थे। और इसके स्थान पर यदि कोई अन्य धार्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति होता
तो शायद भारत में इस प्रकार का वातावरण नहीं बन सकता था। इसके विपरीत हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान में चूंकि राजनीतिक नेतृत्व की प्रकृति आधुनिक संस्थाओं के निर्माण की नहीं थी, इसलिए वहाँ पर राजनीति का आधुनिकीकरण तेजी से नहीं हो पाया। राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति, अब राजनीतिक व्यवस्था के भी अपनी प्रकृति होती है और उसके बहुत सारे परिवर्त्य होते हैं। राजनीतिक व्यवस्था में जो भाग लेने वाली नौकरशाही है, संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में किस प्रकार के लोग हैं, वहाँ किस प्रकार के समाज से लोगों की भर्ती हो रही है। यदि समाज की सामान्य व्यवस्था ही आधुनिकीकरण के पक्ष में है तो राजनीतिक व्यवस्था में तेजी से परिवर्तन होगा। राजनीतिक आधुनिकीकरण के विभिन्न मॉडल्स की यदि चर्चा करें तो राजनीतिक आधुनिकीकरण का कोई सर्वव्यापी प्रतिमान नहीं है। इसका अर्थ यह है कि ऐसा कोई प्रतिमान नहीं है आधुनिकीकरण का कि सभी विकासशील समाजों में एक ही प्रकार से आधुनिकीकरण आएगा, और कोई अनुक्रमी प्रतिमान नहीं है। इसका अर्थ यह है कि आधुनिकीकरण का ऐसा कोई निश्चित सूचीबद्ध प्रतिमान भी नहीं है कि आधुनिकीकरण का ये चरण पहले आएगा, उसके बाद यह चरण पहले आएगा। किसी भी प्रकार से किसी राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में केंद्रीकरण पहले हो सकता है, कहीं पर जनता की सहभागिता पहले आ सकती है और कहीं पर संस्थाओं में विभिन्नीकरण और विशेषीकरण पहले आ सकता है। किसी भी विशेषता का उदय किसी भी समय कहीं भी हो सकता है। लेकिन फिर भी एडवर्ड शिल्स ने आधुनिकीकरण के मुख्यतः 5 प्रतिमानों की चर्चा की है। उनके अनुसार राजनीतिक लोकतंत्र, जो कि राजनीतिक आधुनिकीकरण का सर्वोत्कृष्ट रूप है, और अमेरिका और यूरोप के जो देश हैं उन्हें इस श्रेणी में रखा जा सकता है। अभिभाविकी लोकतंत्र अर्थात लोकतंत्र की संस्थाओं की स्थापना तो हो चुकी है, किंतु वहाँ अभी भी राजनीतिक नेतागण जो हैं वो एक अभिभावक के रूप में कार्य करते हैं। भारत के लोकतंत्र को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। आधुनिकीकरणशील गुटतंत्र, अब यहाँ पर ये है कि आधुनिकीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु वहाँ पर अभी तक कुलीन तंत्र विद्यमान है या कुछ लोगों के हाथ में ही सत्ता है जो कि आधुनिकीकरण का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पर लोकतंत्र की अभी तक स्थापना नहीं हुई है। तो पूर्वी जो देश हैं एशिया के, उन देशों में जैसे वियतनाम है, बर्मा है, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर कि आधुनिकीकरण की प्रक्रियाएं चल रही हैं, किंतु वो सीमित राजनीतिक नेताओं के हाथ में है। सर्वाधिकारवादी गुटतंत्र अर्थात सारे अधिकार जहाँ कुछ कुलीन लोगों के हाथ में हैं, ऐसे देश हैं, और इनमें जैसे हम पाकिस्तान का उदाहरण ले सकते हैं। और परंपरागत गुटतंत्र अर्थात परंपरागत समाज हैं, राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में वो अभी तक आगे नहीं बढ़े हैं। इनमें कुछ समय पहले तक के नेपाल की बात कर सकते हैं, हम भूटान की चर्चा कर सकते हैं। राजनीतिक आधुनिकीकरण के यदि एजेंसीज की बात करें कि कौन लोग हैं जो राजनीतिक आधुनिकीकरण को आगे बढ़ाएंगे, तो उनमें 3 महत्वपूर्ण अभिकरण हैं। कुछ अन्य अभिकरण भी हो सकते हैं, किंतु जो 3 महत्वपूर्ण अभिकरण हैं उनमें पहला है अभिजन, अर्थात वे उच्च वर्ग के लोग जो कि राजनीतिक आधुनिकीकरण का नेतृत्व करेंगे, क्योंकि और ये अभिजन समाज के सामान्य अभिजन होते हैं और शासन करने वाले अभिजन भी हो सकते हैं। बुद्धिजीवी अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में जो विभिन्न उच्च शिक्षा के जो संस्थान हैं, शिक्षा के संस्थान हैं, वहाँ जो राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होगा, ये बुद्धिजीवी इस प्रकार की शिक्षा देंगे कि आधुनिकीकरण के प्रति जनता में रुचि उत्पन्न होएगी। विचारधारा भी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है, जैसे समाजवाद या पूंजीवाद, इस प्रकार की विचारधाराएं आधुनिकीकरण को तेज करती हैं। और सरकार, यह तो महत्वपूर्ण उपकरण है ही, क्योंकि सरकार ही यदि उसकी रुचि होगी तो ही वो आधुनिकीकरण के लिए नए नए कानून बनाएगी और उन्हें कानूनों को लागू करके आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तेज करेगी। अब हम एक विशेष अध्ययन हम कर सकते हैं
कि डेविड एप्टर, जिसने कि अफ्रीकी देश घाना, जिसे कि गोल्ड कोस्ट कहा जाता है, और युगांडा का अध्ययन किया था अपने आधुनिकीकरण के अपने प्रतिमानों को सिद्ध करने के लिए। उसका ग्रंथ है द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण की राजनीति। अपने इस अध्ययन में वह नवीन देशों की उभरती हुई शासन व्यवस्था का अध्ययन करता है और अपने अध्ययन का विषय जो है वो चॉइसेस को या निर्णयों को बनाता है। यानी कि आधुनिकीकरण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है कि व्यक्ति में चयन करने की योग्यता आ जाती है। वह स्वयं अपने विकल्प ढूंढता है, वह पहले के बने बनाए रूढ़ियों में विश्वास नहीं करता, वह स्वयं इस बात का निर्णय करता है कि उसके लिए क्या ठीक है या क्या गलत है, उसके समाज के लिए क्या ठीक है या क्या गलत है। इस तरह से उसमें चॉइस करने की एक क्षमता उत्पन्न हो जाती है और उसकी चॉइसेस का जो संबंध है, उसके निर्णयों का जो संबंध है, वो मुख्यतः उसकी उस संस्कृति से संबंध है, उसका संबंध जो कि उसके पूरे जीवन में उसका निर्माण हुआ है। तो एक प्रकार से नैतिक दृष्टिकोण उसके निर्णयों के पीछे छिपा हुआ रहता है और उसी नैतिक दृष्टिकोण के निर्णयों के आधार पर ही उसकी गतिविधियां तय होती हैं। तो वो ये कहता है कि राजनीति मुख्यतः मानकीय या नैतिक तथा गौण रूप से अनुभवात्मक प्रारूपों के साथ प्रारंभ होती है। तो उसकी जो केंद्रीय अवधारणा है वो चयन संबंधी है और चयन में क्योंकि नैतिक अवधारणाएं जुड़ी होती हैं, इसलिए जब व्यक्ति बहुआयामी चयन करने लगता है, विकल्प कर अपनाने लगता है, तो एक प्रकार की नवीन स्थिति समाज में उत्पन्न होती है। किंतु उसके द्वारा किए गए जो चयन हैं वो राजनीति के द्वारा किए गए चयनों से भिन्न होते हैं। किंतु अब क्योंकि राजनीति में जो भर्ती होती है वो समाज के ही लोग राजनीति में पहुंचते हैं, इसलिए जो आलोचनात्मक दृष्टि व्यक्ति को प्राप्त होने लगती है वही आलोचनात्मक दृष्टि राजनीतिक व्यवस्था के लोगों में भी उत्पन्न होती है और राजनीतिक व्यवस्था के लोग इस अपनी ही इस आलोचनात्मक दृष्टि के आधार पर नए प्रकार के निर्णय करते हैं। और एक लंबे समय तक जब राजनीतिक व्यवस्था अपने चयन संबंधी अपनी शक्ति के कारण जब नए प्रकार के निर्णय करती है और समाज इन निर्णयों को जब स्वीकृत करता है, तो इस तरह से आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है वो तेज हो जाती है और एक परंपरागत समाज आधुनिकीकरण की ओर बढ़ने लगता है। तो इसलिए वो ये कहता है कि किसी भी राज्य में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में जो व्यक्ति की आलोचनात्मक चयन करने की जो शक्ति है उसका महत्वपूर्ण रोल होता है। विभिन्न समाजों की परंपरागत व्यवस्थाएं कैसी हैं यह इतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है जितना व्यक्तियों की मानसिक चयन करने की क्षमताएं। इसलिए वो ये कहता है कि चयन करने की क्षमता के आधार पर जो राजनीतिक व्यवस्था बनेगी वो दो प्रकार की हो सकती हैं। यदि किसी समाज में व्यक्ति उदार मानसिकता के होते हैं तो वहाँ पे धर्मनिरपेक्ष उदार राजनीतिक व्यवस्थाएं बनेंगी, और यदि व्यक्तियों में इस प्रकार के धार्मिक रूढ़ियों को ही आगे बढ़ाने दिया जाता है तो उनमें धार्मिक समूहवादी राजनीतिक व्यवस्थाओं का निर्माण होगा। तो उसने अपने जो परिणाम हैं वो विभिन्न अफ्रीकी देशों के अध्ययन से ही प्राप्त किए थे और इसीलिए ये जो चयन संबंधी उसके निष्कर्ष हैं उन निष्कर्षों को वह प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण भेद के रूप में स्वीकार करता है। क्योंकि प्राकृतिक विज्ञानों में मनुष्य को इस प्रकार के चयन नहीं करने पड़ते हैं, किंतु सामाजिक विज्ञानों में व्यक्ति अपने नैतिक दृष्टिकोण को हर समय साथ में रखता है और उसे लागू करता है। इसलिए एप्टर का ये कहना है कि राजनीति का अध्ययन करने वाले एक शोधकर्ता में भी वैज्ञानिक ज्ञान के साथ साथ
एक नैतिक अंतर प्रज्ञा भी होनी चाहिए। वह आधुनिकीकरण को विकास की एक व्यापक प्रक्रिया का ही अंग मानता है और वो ये कहता है कि जब व्यक्ति में चयन करने की योग्यता का विकास होता है तब आधुनिकीकरण घटित होता है और जब आधुनिकीकरण घटित होता है तो उससे औद्योगिकरण को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि व्यक्ति आलोचनात्मक रूप से यह सोच सकता है कि औद्योगिकरण से उसको लाभ होने वाला है। और जब औद्योगिकरण होता है तो उससे परंपरागत समाज में अनेक नई समस्याएं उत्पन्न होती हैं और वहाँ पर उन समस्याओं से निपटने के लिए आधुनिकीकरण की राजनीति प्रारंभ हो जाती है। अब यहाँ पर वो ये बताता है कि परंपरागत समाजों में जब कुछ व्यक्तियों में चयन करने की योग्यता उत्पन्न होती है और उसके परिणाम से जब बहुत सारे संरचनात्मक परिवर्तन आते हैं तो उन परिवर्तनों में और परंपरागत मनोवृत्ति वाले लोगों के बीच में एक प्रकार का संघर्ष उत्पन्न हो जाता है और आधुनिकीकरण से संबंधित राजनीति उत्पन्न हो जाती है। विकासशील देशों में हम देखते ही हैं कि जो धर्म संबंधी जो झगड़े हैं वो इसी प्रवृत्ति का परिणाम है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता अच्छी है और कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे धर्म को बने रहने दो और हमारे धर्म में दखल करने का किसी को अधिकार नहीं है, या परंपरागत जाति व्यवस्था अच्छी है, या जो भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो डिबेट है कि विवाह संबंधी जो या अन्य प्रकार के जो सामाजिक विषय हैं उसमें सब लोगों को एक ही प्रकार के कानून के अंतर्गत आ जाना चाहिए और कुछ लोग धार्मिक नेता कहते हैं कि नहीं, हमारी समाज व्यवस्थाएं बिल्कुल भिन्न हैं। ये आधुनिकीकरण की राजनीति का ही उदाहरण है। इस आधुनिकीकरण की राजनीति से निपटने के लिए समस्या समाधान हेतु विकासशील देशों में दो प्रकार के मॉडल्स उत्पन्न होते हैं। एक तो समाधान परक व्यवस्थाएं होती हैं और दूसरा संगठनात्मक व्यवस्थाएं होती हैं। समाधान परक व्यवस्था वो होती है जो इस प्रकार आधुनिकीकरण की राजनीति से जो उत्पन्न समस्याएं हैं उनका समाज के प्रचलित मूल्यों के अनुरूप ही समाधान प्रस्तुत करती हैं और ये भारत में ये समाधान परक व्यवस्था ही विकसित हुई है। किंतु दूसरी व्यवस्थाएं वो हो सकती हैं कि जब इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो उनसे निपटने के लिए कठोर हिंसात्मक उपाय किए जाते हैं और क्रांतियों का सहारा लिया जाता है। ऐसे देशों में व्यवस्थाएं टूटती हैं, राजनीतिक व्यवस्थाओं में टूटन उत्पन्न होता है और समाज की व्यवस्था के प्रचलित व्यवस्था के विपरीत नए प्रकार की व्यवस्थाएं उत्पन्न होती हैं और समाज पर जबरदस्ती नए मूल्यों का आरोपण किया जाता है। तो इस प्रकार से डेविड एप्टर का निष्कर्ष ये है कि नए समाजों में जब राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया चलती है तो कुछ ही समय में वहाँ आधुनिकीकरण की राजनीति प्रारंभ हो जाती है और इस राजनीति में को सफलतापूर्वक इसका मुकाबला करके समाज को नई दिशा में ले जाना, यही सबसे बड़ी एक चुनौती है इन नए विकासशील देशों में। इस अध्ययन के पश्चात हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और राजनीतिक आधुनिकीकरण के सिद्धांत की दृष्टि से यदि इसका मूल्यांकन करें तो नए समाजों की राजनीतिक शब्दावली का निर्माण हुआ, नए राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण हुआ और आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र निश्चित रूप से राजनीतिक आधुनिकीकरण के कारण विस्तृत हुआ है। धन्यवाद।